इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी, पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। You know, the minute I think कि मैं इंडिया को समझ गया हूँ, तभी एकदम से कोई सरप्राइज सामने आ जाता है। जैसे कबूतर, pigeons, हर जगह गुटर गू करते हुए, हमारे लिए सिर्फ birds, right? Wrong. हम पुरानी दिल्ली में हैं। You can see the Jama Masjid is right there. और मेरे साथ है उस्ताद असलम जी। और ये pigeons इनकी जान है, इनकी जिंदगी, and his profession. ये है कबूतरबाजी और उस्ताद असलम जी जनरेशन से यही कर रहे हैं। Never heard of this, right? Sounds interesting. तो बताइए ये कबूतरबाजी है क्या? पहले असल में ऐसा था, ये शौक था। अभी हमारे बड़े जो थे, जैसे हमारे दादा हुए, हमारे पिताजी हुए, ये सब ये शौक करते चले आ रहे हैं, वही शौक हमें भी लग गया। अच्छा। कबूतरबाजी ये एक मुगल कालखंड में पेशा हुआ करता था। कबूतर यानी पीजन, बाजी यानी गैम्बलिंग। मुगल कालखंड में बाबर के ज़माने से ये कबूतरबाजी चालू हो गई। जहाँ अकबर के कालखंड में हजारों कबूतर उसके दरबार में थे और जहांगीर के कालखंड में कबूतरबाजी रेसिंग का प्रकार चालू हो गया। आर्थिक परिस्थिति अच्छी होने के कारण कबूतरबाज कबूतरों को ट्रेन करते थे, प्रशिक्षित करते थे, उनका ख्याल करते थे और गैम्बलिंग ये एक पेशे की तौर से उभर आ गया। आपके पास कितने कबूतर हैं? लगभग 200 कबूतर है हमारे पास। 200 कबूतर जी। और इनके सब नाम हैं? इनके सबके नाम है। ये सब आपके बच्चे जैसे हो जाते हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। हर एक कबूतर का एक नाम था, जिसे आपको है, मुझे है, और इन कबूतरों की पहचान वो नाम से होती थी। जैसे अकबर अपने प्यारे कबूतर को मोहना नाम से पुकारते थे। एक और एक कबूतर था, उसका नाम अशकी था। कभी कभी उन कबूतरों के पैर में एक रिंग भी होती है, यानी कि उनकी आइडेंटिटी वहाँ से होती है कि अगर कबूतर कहाँ पे गुम हो गया तो रिंग से वो वापस आ जाता है। तो कितने साल तक जीते हैं? लगभग कम से कम 24-25 साल तक तो हमने अपने पास देखा है इनको। इतनी 24-25 साल तक। 21वें शतक में कबूतरबाजी एक पेशा से शौक में चली गई है, क्योंकि आज हमें उससे कुछ पैसा मिलता नहीं है और इसीलिए आज की पीढ़ी जो है ये खाली शौक से ही चलती है। उन्हें ये पेशा मंजूर नहीं है और ये पेशा वैसे कहेंगे तो अलाउड भी नहीं है। तो कबूतरबाजी अब एक पेशा छोड़ के एक शौक हो गया है। ये सब ना सिर्फ इंडिया में होता है। अजब गजब पेशे, लेकिन इतने हिस्टोरिकल भी। आई एम श्योर कि जितना मैं और पता करूंगा उतने मुझे और अनसुने लेकिन अमेजिंग प्रोफेशंस के बारे में पता चलेगा। आओ! आओ ना! चलते फिरते इंडिया के बड़े शहरों की छोटी गलियों में कई पेशे दिखाई देते हैं। Some rather common, जैसे कि आपका सब्जी वाला या फिर मोची या नुक्कड़ का नाई या पान वाला। बट कुछ ऐसे भी हैं
जिनका दिखना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब पुरानी दिल्ली की गलियों में एक और पेशे को ढूंढने निकला हूँ। क्या आपको पता है खातिब कौन होते हैं? भाई साहब, मैंने सुना कि यहाँ पे खातिब होते हैं, कहाँ मिलेंगे? आगे जाके मदरसे से आगे चल कर रेड हो जाओ उधर। थैंक यू जी। पहले कालखंड में हमें प्रिंटिंग नहीं मिलती थी, तो प्रिंटिंग नहीं करने के कारण जो अच्छा लिखावट करते थे उसको सुलेखन करते थे, और सुलेखन करने वाला जो रहता था उसको कैलीग्राफर करते थे। ये परंपरा भारत देश में अगर आप देखेंगे तो पहले स्क्राइबर सुलेखक थे श्री गणेश, जिन्होंने व्यास जी का महाभारत लिखा था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। प्राचीन कालखंड में भ्रुजपत्र पे लिखावट होती थी, जिस पर रामायण महाभारत पूरा लिखा हुआ है, जो मध्ययुगीन कालखंड में, मुगल कालखंड में सबसे उभर के आई है। अकबर के राज्य में अनवर साहिली अकबरनामा वो सुलेखन पद्धति से लिखा हुआ था, और इस सुलेखन लिखने वाले को बड़ी तनख्वाह भी मिलती थी, क्योंकि वो एक एजुकेटेड सुशिक्षित आदमी कहलाता था। खातिब, मुझे मिल गया, मुझे फाइनली मिल गया। हेलो चाचा, कैसे हैं? हैं? मैं बैठूं? अच्छा। तो क्या कर रहे हैं? ये किताबत कर रहा हूँ। क्या लिखा है? ये हमने लिखा शुभ शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। और क्या क्या लिखा है आज? मुझे दिखाएंगे? अच्छा दिखाता हूँ। कुरान अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मनाही है आदमी या किसी पक्षी या किसी जानवर को दिखाने की, और इसलिए कुरान का हस्तलिखित जो है वो सुलेखन पद्धति से लिखा हुआ होता है। और ये परंपरा ज़्यादा तौर से पर्शिया से यहाँ पे आ गई, तो पर्शियन स्टाइल में भी आपको ये दिखाई देगी। तो मुगल राज्यों ने वहाँ से लेखनिकों को बुलाया और सुलेखन पद्धति से यहाँ पे लिखना शुरू किया। Wow. This is what I love about India. जैसे ही सोचोगे कि जाने कहाँ गए वो दिन, वैसे ही मिल जाएगा कुछ ऐसे जो hundreds of years से चेंज ही नहीं हुआ है। आज के मोबाइल और लैपटॉप के ज़माने में पेन पकड़ने तक भूल गया हूँ मैं। और यहाँ ये देखिए, जनाब हैंड राइटिंग से आर्ट बना रहे हैं। चाचा जी, ये कैलीग्राफी कब से कर रहे हैं? ये मैं 50 साल 50 साल से वही कर रहे हैं। हाँ, दिखता है। जब कंप्यूटर नहीं था तो उस दौर में कंप्यूटर हम थे। आपका नाम क्या है? एडवर्ड। एडवर्ड। मैं आपका नाम लिखता हूँ, उर्दू और हिंदी कैलीग्राफी। हाँ, लिख है लीजिए। ना? मुगल काल में सुलेखन की ये परंपरा आपको उच्च प्रति की दिखाई देती है, लेकिन आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो प्रिंटिंग के कारण और कंप्यूटर के कारण कैलीग्राफी या सुलेखन की परंपरा आपको कंप्यूटर पे भी आम आदमी भी कर सकता है। इसीलिए आज ये परंपरा नष्ट होती जा रही है। एक सेकंड, नहीं भैया। ये कभी ट्राई किया है? घर पर ईयरबड्स तो है, we call them Q-tips in America, लेकिन यहाँ एक आर्ट है, कुछ लोगों की रोजी रोटी। तो ठीक है, कोशिश करो फिर से। I'll be brave, I can do this। फिर से करो। कुछ संशोधकों का कहना है कि ये कान मैलिया प्रोफेशन जो है वो 18th सेंचुरी में दिखाई दिया। कान मैलिया ज़्यादातर निजाम के कालखंड में हैदराबाद में थे। मुंबई में जो हमें कान मैलिया मिलते हैं वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए हुए हैं। ब्रिटिश राज्य के आगमन में इन लोगों को उन्होंने क्रिमिनल कह के एक अलग सा दर्जा दे दिया था और उनको यहाँ से निकालने की भी सोच रहे थे। स्वतंत्र भारत में ये इनको डीनोटिफाइड कर दिया 1952 में। कान मैलिया आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों दिखाई देंगे।
और ये जो प्रोफेशन है ये हेरिडिटरी प्रोफेशन माना जाता है कि फादर से बच्चा सीख जाता है और ये फैमिली बिजनेस के तौर से आगे बढ़ जाता है। Not so bad actually. अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेट्स प्ले कौन कितना देसी है। पता चल जाता है जब दूर से पहचान लो एयर क्लीनिंग वाले को, और वो भी काम शुरू होने से पहले। कैसे पहचानोगे? लाल पगड़ी और हाथ में लेदर का बैग, kind of like a courier boy। लेकिन जैसे ही खुला इनका जादू का पिटारा, मेरा तो कान ही खुल गया सारा। क्या बात है। ठीक है, मैं आपके कान साफ करूं? नहीं मेरा कान अरे साफ काने है। दो ना। नहीं, ठीक है, कान बहुत साफ है। शुक्रिया। थैंक यू। भारत देश में ढूंढो तो हर किस्म का पेशा मिल जाएगा। दुनिया भर में शायद इतने प्रकार के प्रोफेशन ना मिले जितने यहाँ इंडिया में हैं, और उन्हें करने वाले तरह तरह के लोग भी। पहलवान। एक्चुअली ये हड वेद है। हड मतलब हड्डी, वेद डॉक्टर, तो बोन डॉक्टर। I'll try my luck. वैद्य यानी डॉक्टर, हार्ड वैद्य यानी बोन डॉक्टर, जिसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे ये हार्ड वैद्य जो है कौन सी भी सर्जरी नहीं करते। तो मेरे साथ डॉक्टर हाशिम हैं, यहाँ के बहुत मशहूर हड वेद। देखो कितना बिजी है इनका क्लिनिक। तो पहले ये है, मेरे नीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में 10 साल रहने के बाद भी ज़मीन पर बैठने का आदत नहीं हो गया मुझे। तो कुछ कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ज़्यादा तौर से ये इस्लाम धर्म का स्वीकार करने वाले होते हैं और पारसी लोग होते हैं। तो हार्ड वैद्य की परंपरा हमें वापस सीरिया, इराक, ईरान से मुगल ज़माने में यहाँ पे प्राप्त हो गई थी। उनके साथ ये हार्ड वैद्य भी भारत आ गए। भारतीय लोग जो अपना सब काम अपने हाथों से या उंगलियों से जो करते हैं, उसके कारण उनको एक सेंसेशन का एक सिक्स सेंस आ जाता है। हार्ड वैद्य का भी यही प्रोफेशन है। वो अपने उंगलियों से वो पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके कारण वो अपने रुग्ण के ऊपर अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। हड्डियों का इलाज करते हैं, तो टूटे हुए दिलों का इलाज भी करते हैं क्या? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक नई अच्छी चीज़ मिल गई मुझे आज, और मुझे ज़रूर वापस आना है। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान में है अनगिनत पेशे, लेकिन उससे भी कई ज्यादा है संभावनाएं। एक ऐसा देश जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं, और जैसा इतिहास में देखा गया है, हर किस्म का पेशा, नया या पुराना, यहाँ मौजूद है और पनप रहा है। इंडिया में क्या है ना, ढूंढने कुछ और निकलोगे, मिल जाएगा समथिंग एल्स ओनली। कान साफ करवाते हुए और हड्डी जुड़वाते हुए गेस करो एक नई प्रोफेशन क्या मिली? ठीक है, I'll give you a hint। ये फूलों की खुशबू, ये पेशा काफी फ्रेग्रेंट है, तो come on, let's give it a whiff। अरे इसमें खुशबू तो नहीं?
अत्तर जो है ये फूलों से बनाया शुद्ध सेंटेड ऑयल होता है। पुरानी दिल्ली के गलियों में जाएंगे आप, औरंगाबाद खुलदाबाद जाएंगे और या अब्दुल रहमान स्ट्रीट मोहम्मद अली रोड मुंबई जाएंगे तो आपको ये अत्तरदानी और अत्तर बेचने वालों की दुकानें दिखाई देंगी। ऐसे लग रहा है कि मैं रोज गार्डन में आ गया हूँ। नाइस। तो आप एक्चुअली क्या करते हैं, इनको बनाते हैं? या हम लोग ये सब अत्तर बनाते हैं, हमारी खुद की फैक्ट्री है। ये सब नेचुरल फ्रेग्रेंस है, विदाउट अल्कोहल। इसलिए उसे शुद्ध कहा जाता है। इस्लाम में और सूफी संत की भक्ति में अत्तर का उपयोग ज्यादा तौर से किया जाता है, या भगवान को भी अत्तर का स्नान दिया जाता है। ग्रीक राजे भारत से अत्तर मंगवाते थे। ये परंपरा हमारे देश में वापस अरब लोगों ने लाई। मुगल राजवटी में आपको दिखाई देगा कि अत्तर बहुत ही मशहूर था। हर राजा के पास तरह तरह के अत्तर थे, अत्तरदानियाँ भी थी। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे तो ये अत्तरदानियाँ दिखाई देंगी। और हैदराबाद के निज़ाम को जस्मिन अत्तर बहुत ही पसंद था और जाने के पहले वो अपने अतिथि को अत्तर लगाते थे, कभी कभी अत्तरदानियाँ देते थे। आपको चांदी की, सोने की अत्तरदानियाँ और पोर्सलिन की अत्तरदानियाँ दिखाई देंगे। तो एक परफ्यूम दे दोगे मुझे? ये ले लीजिए, ये आपके लिए। ठीक है, लेकिन छोटा है। एक्चुअली ये बढ़िया वाला मुझे चाहिए। ये ले जाऊं? हाँ? ओके। थैंक यू। देखो, शाहरुख खान का घर, मन्नत। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों के फेवरेट सुपरस्टार का घर है। एंड जस्ट लाइक शाहरुख खान्स पर्सनालिटी, काफी इंप्रेसिव है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये घर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? अरे, बॉलीवुड स्टार होना इस देश में बहुत बड़ा पेशा है। इट्स माय फेवरेट टू। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी दुनिया आपके घर के बाहर आके फोटो खींच लेती है। हाँ। Anyway, यहाँ का एक और पेशा बड़ा फेमस है, and it's a big part of my life. Useful होने के अलावा, this profession is fascinating क्योंकि उसकी शुरुआत हुई एक अंधविश्वास से, from a superstition. अगला स्टेशन, अंधविश्वास। भैया इसको तेज बना दीजिए। नाइफ शार्पनिंग का प्रोफेशन मैंने सिर्फ इंडिया में देखा है। अमेरिका में हम सब खुद घर पे करते हैं। तो ये एक प्रोफेशन क्यों है इंडिया में? रिमेंबर, मैंने कहा था इसके पीछे एक अंधविश्वास है। तो क्या अंधविश्वास है? घर में कोई भी बच्चा या कोई भी चाकू से या सीजर से, कैंची से खेले तो बोला जाता है कि घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। महिला जो होती है वो ज़्यादा तौर से खाना बनाती है और ये जो यानी कि ब्लेड जो होता है इस छुरी का, वो बहुत ही शार्प होता है, तेज़ होता है। इससे महिलाओं को जख्म हो सकती है और इसलिए हमारे संस्कृति में अंधविश्वास करके इन महिलाओं को दूर रखा जाता है और ये जो क्रिया है तेज़ करने की क्रिया एक आदमी को दी जाती है ताकि वो तेज़ करके हमें वापस दे और फिर हम खाना बनाएं। भैया ये काम कब से कर रहे हैं? 12 साल हो गए। 12 साल। और दिन में कितनी चूड़ियाँ आती हैं? 150। 150।
150 knives a day. ठीक है, हो गया इसका? यस। दिखा दीजिए। हाँ, बहुत तेज है। Nice, thank you. यार इतना सब ढूंढ के एक चाय तो बनता है। कितने सारे पेशे हैं, सदियों से चले आ रहे। कुछ के बिना जिंदगी इम्पॉसिबल है, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ हार्डकोर। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कितने पेशे टाइम के साथ खो गए और कुछ आज भी चुप चुप के किए जाते हैं। सच तो ये है कि इस देश की डीएनए में है ये पेशे। एक चीज ढूंढे, यहाँ 1000 मिलते हैं जनाब, वो भी मुफ्त। जैसे 2 किलो सब्जी के साथ 2 रुपए धनिया फ्री। ऐसे ही नई नई डिस्कवरीज चलती रही तो हमारी इंडिया की जर्नी कभी खत्म होगी कि नहीं? नहीं होनी चाहिए ना। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.